वेलकम टू ओनली आईएएस। स्वागत है आप सभी लोगों का प्रीलिम बूस्टर न्यूज डिस्कशन में। आज है 20 सितंबर 2021। तो आइए देख लेते हैं कि ऐसे कौन से इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं जो आज हम कवर करने वाले हैं। हमारा फर्स्ट आर्टिकल एक कमेटी के बारे में है जिसका नाम है बैजयंत पांडा कमेटी। इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने अभी हाल ही में इस हाई लेवल एक्सपर्ट कमेटी का गठन किया है। इनका काम है नेशनल कैडेट कॉर्प्स यानी कि एनसीसी को रिव्यू करना। इसे हेड किया जा रहा है बैजयंत पांडा जी के द्वारा। कमेटी का काम ये होगा कि ये उन मेजर्स को सजेस्ट करें जिनके माध्यम से हम एनसीसी को और एम्पावर कर सकते हैं कि वो और इफेक्टिव कंट्रीब्यूशन प्ले कर सकें इंडिया की नेशन बिल्डिंग में। इन्हें वो रास्ते बताने होंगे जिनके माध्यम से जो एनसीसी एलुमनी है, मतलब ऐसे लोग जो कभी एनसीसी का पार्ट हुआ करते थे, आगे जाके उन्होंने बहुत अच्छा किया, वो अपना कंट्रीब्यूशन दे सकें, गेनफुली हम उन्हें इंगेज कर सकें कि वो एनसीसी के बेटरमेंट में क्या अपना रोल प्ले कर सकते हैं। इन्हें यह भी काम दिया गया है कि दुनिया भर में एनसीसी जैसे कई सारी संस्थाएं हैं जो अलग अलग देशों में काम करती हैं, तो आप उनकी बेस्ट प्रैक्टिसेस को आइडेंटिफाई करो और हमको बताओ। हम उन्हें इंडिया के एनसीसी करिकुलम में इंक्लूड करेंगे। जो भी बेस्ट प्रैक्टिसेस दुनिया में चल रही हैं हम उन्हें इंक्लूड कर लेंगे। एनसीसी का ऑब्वियसली नाम आपने सुना होगा। कॉलेजेस में इसका पूरा एक मैकेनिज्म वर्क करता है। ये भारत का एक बहुत ही बड़ा यूनिफॉर्म्ड ऑर्गेनाइजेशन है जिसका इस्तेमाल किया जाता है या जिसे डेवलप किया गया है ताकि स्टूडेंट्स का कैरेक्टर हम बेहतर कर सकें, उनमें डिसिप्लिन, सेक्युलर आउटलुक और कुछ ऐसा इनकलकेट कर सकें कि वो देश के लिए सेल्फलेस सर्विस करने को तैयार रहें। ये एक्चुअली में एक पूल तैयार करता है ऑर्गेनाइज्ड, ट्रेन्ड और मोटिवेटेड यंगस्टर्स का। वो जीवन के हर क्षेत्र में बढ़िया करने की कोशिश करते हैं। और अगर देश की सिक्योरिटी की बात आती है, कई बार एनसीसी के जो स्टूडेंट्स होते हैं वो आगे जाके आर्मी में, मिलिट्री में हिस्सा लेते हैं और हमारे देश को भी सिक्योर करते हैं। तो ये तो सारी बातें हो गई। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल प्रोफेसर एसके जोशी लैबोरेटरी एक्सीलेंस अवार्ड के बारे में है। क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया ने इस अवार्ड को लॉन्च किया है। नाम से स्पष्ट है, इसमें लैबोरेटरी को अवार्ड दिया जाएगा। ये कंट्री का इस प्रकार का पहला एक्सीलेंस अवार्ड है जहां पर हम किसी लैबोरेटरी को अवार्ड देने की बात कर रहे हैं। ये ओपन होगा सभी प्रकार की ऑपरेशनल लैबोरेटरीज के लिए। आप बताइए आपके यहाँ टेस्टिंग, कैलिब्रेशन, मेडिकल फैसिलिटीज कैसी हैं, और उसके बाद उसके बेसिस पे ये देखा जाएगा कि आप कैपेबल हैं या नहीं हैं इस अवार्ड के लिए। ये अवार्ड पद्म भूषण अवार्डी लेट प्रोफेसर एसके जोशी जी के नाम पर रखा गया है, जो साइंस और एकेडमिक के फील्ड में बहुत ही बढ़िया काम करके जा चुके हैं। क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया के बारे में बात करें तो 1997 में इसे एक ऑटोनॉमस बॉडी के रूप में बनाया गया था। डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन के तहत काम करता है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का हिस्सा है। चेयरमैन कौन होगा? क्यूसीआई का। एक्चुअली में जो भी चेयरमैन होगा उसे हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर के द्वारा अपॉइंट किया जाएगा। इस दौरान वो रिकमेंडेशन लेते हैं जो भी इंडस्ट्रीज हैं उनकी। इंडस्ट्रीज रिकमेंड करती हैं कि आप इन्हें चेयरमैन बना दीजिए, उन्हें सही लगेगा तो वो बना देंगे। तो ये तो बातें क्यूसीआई के बारे में भी होगी। देखिए, यूपीएससी 2017 में क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया पे एक प्रश्न पूछा गया था। मतलब ऐसे विषयों पे प्रश्न पूछे जाते हैं। दो स्टेटमेंट था कि क्यूसीआई को सेटअप किया गया है गवर्नमेंट और इंडियन इंडस्ट्री के द्वारा मिलकर, और दूसरा है कि जो चेयरमैन होते हैं क्यूसीआई के, उन्हें प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट करते हैं इंडस्ट्रीज की रिकमेंडेशन पर। यहां पर स्पष्ट है कि दो के दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं और हमारा जवाब है सी, बोथ 1 and 2 आर करेक्ट। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल कस्टम्स नोटिफाइड एयरपोर्ट के बारे में है। कुशीनगर एयरपोर्ट हाल फिलहाल में न्यूज में रहा है। इसका रीजन ये है बिकॉज सेंट्रल बोर्ड ऑफ इंडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स ने, यानी कि सीबीआईसी ने, कुशीनगर एयरपोर्ट को कस्टम नोटिफाइड एयरपोर्ट डिक्लेयर कर दिया है। अब सवाल यह है कि अगर किसी एयरपोर्ट को कस्टम नोटिफाइड एयरपोर्ट डिक्लेयर कर दिया जाए तो इससे क्या फर्क पड़ता है? इसका मतलब क्या है? अगर कोई एयरपोर्ट कस्टम्स नोटिफाइड एयरपोर्ट बन जाता है, इसका मतलब कि वहां पर कुछ फैसिलिटीज को इंप्रूव किया जाएगा। जो भी इंपॉर्टेंट गुड्स हैं वहां पर उनकी अनलोडिंग की जा सकेगी, और जो वेरियस एक्सपोर्ट गुड्स हैं उनकी लोडिंग भी इस एयरपोर्ट पे की जाएगी, और उस संबंध में जो भी रिक्वायर्ड इंफ्रा है वो उस एयरपोर्ट पर अवेलेबल करवाया जाएगा। ये एयरपोर्ट जो कुशीनगर एयरपोर्ट है, ये इंटरनेशनल पैसेंजर्स के मूवमेंट को भी फैसिलिटेट करेगा, बिकॉज कुशीनगर एज वी नो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बुद्धिस्ट पिलग्रिमेज साइट भी है। कुशीनगर वही जगह है जहां पर महात्मा बुद्ध जी को महापरिनिर्वाण मिला, उन्होंने अपनी अंतिम सांस ली। इस लिहाज से एक बहुत ही होली बुद्धिस्ट पिलग्रिमेज साइट बन जाती है और दुनिया भर से लोग इस प्लेस को विजिट करने आते हैं। कुशीनगर के आसपास कई और सारी इंपॉर्टेंट बुद्धिस्ट साइट्स हैं।
इसलिए भी कुशीनगर एक अट्रैक्शन का सेंटर बना रहता है। जैसे कि श्रावस्ती की दूरी कुशीनगर से महज 238 किलोमीटर है, कपिलवस्तु 190 किलोमीटर और लुम्बिनी भी महज 195 किलोमीटर की दूरी पर है। तो कुशीनगर सेंटर ऑफ अट्रैक्शन रहता है ऑब्वियसली। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल विश्वेश्वरैया पीएचडी स्कीम के बारे में है। यूनियन मिनिस्टर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने इस विश्वेश्वरैया पीएचडी स्कीम के फेज 2 को अभी लॉन्च किया है। अगर ये फेज 2 है मतलब फेज 1 भी रहा होगा, तो फेज 1 कब था? एक्चुअली में इस स्कीम को 2014 में मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक ने लॉन्च किया था एंड ऑब्वियसली वही इसका फेज 1 था। अब ये स्कीम है क्यों? मतलब पीएचडी तो देखिए देश में चली रही है, क्या स्पेशल है? एक्चुअली में इस पीएचडी स्कीम का ऑब्जेक्टिव ये है कि जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है इंडिया का, उसमें डिजाइन और मैन्युफैक्चरिंग को बेहतर करने के लिए हम रिसर्च में ज्यादा इन्वेस्टमेंट करें। ईएसडीएम और जो आईटी इनेबल्ड सर्विस हैं उसमें स्टूडेंट्स अट्रैक्ट हों, रिसर्च करें और कुछ बढ़िया नया करें। इसी उद्देश्य से इस पीएचडी स्कीम को 2014 में लॉन्च किया गया था। इसमें देखिए होता यह है कि जो भी पीएचडी स्कॉलर्स होते हैं उन्हें नॉर्मल स्टाइपेंड की तुलना में 25% ज्यादा अमाउंट दिया जाता है, 25% ज्यादा फेलोशिप दी जाती है। जो पार्ट टाइम पीएचडी कैंडिडेट्स होते हैं उन्हें एक बार में उनका पीएचडी कंप्लीट होने के बाद एक इंसेंटिव दिया जाता है। इस स्कीम के माध्यम से 200 यंग फैकल्टी रिसर्च फेलोशिप को भी सपोर्ट किया गया है। फैकल्टी रिसर्च फेलोशिप का मतलब ये होता है कि जो टीचर्स हैं, जो पढ़ा रहे हैं, उन्हें भी फेलोशिप दी जाएगी कि आप किसी फील्ड में रिसर्च करना चाहते हैं तो करिए, आपको पैसे मिलेंगे। और यहां पर जो फोकस है वो ईएसडीएम और आईटी जो इनेबल्ड ऑब्जेक्टिव्स हैं वही हैं। जो फेज 1 है उसमें 97 इंस्टीट्यूशंस को, जिसमें आईआईटी, एनआईटी, सेंट्रल और स्टेट यूनिवर्सिटीज इन्वॉल्व थी, जो 25 स्टेट्स और 4 यूटीज में थी, उनको पीएचडी सीट्स दी गई थी, जिसके लिए फेलोशिप दी जा रही थी सरकार की ओर से। ये जो फेज 2 है इसमें सरकार 1000 फुल टाइम पीएचडी कैंडिडेट्स को सपोर्ट करेगी, 150 पार्ट टाइम पीएचडी कैंडिडेट्स और 50 यंग फैकल्टी रिसर्च फेलोशिप का भी प्रावधान है। इसके अलावा 225 पोस्ट डॉक्टोरल फेलोशिप को भी अवार्ड किए जाने का प्लान है। पोस्ट डॉक्टोरल का मतलब ये होता है कि पीएचडी कंप्लीट करने के बाद भी आप फेलोशिप लेकर फर्दर रिसर्च कर सकते हैं। इस प्रकार की रिसर्च को पोस्ट डॉक्टोरल फेलोशिप कहा जाता है। ठीक है, तो ये तो आपने विश्वेश्वरैया पीएचडी स्कीम के बारे में जाना। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल G33 के बारे में है। अभी हाल ही में G33 की एक मीटिंग हुई है। इट वॉज अ काइंड ऑफ वर्चुअल इनफॉर्मल मिनिस्टीरियल मीटिंग। इंडिया के कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर ने यहां पर पॉइंट आउट किया एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पर। उन्होंने कहा जो एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर है ये काफी इम्बैलेंस्ड है और ये डेवलपिंग कंट्रीज के फेवर में नहीं है। एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर को लेकर इंडिया का रवैया अक्सर तल्ख रहता है। इंडिया का ये मानना है कि इसमें एग्रीकल्चर सेक्टर्स के इंसेंटिव्स को रोका जाता है, सब्सिडीज को रोका जाता है, जिससे डेवलपिंग कंट्रीज में जो किसान है उन्हें बहुत नुकसान होता है। G33 इसे कई बार फ्रेंड्स ऑफ स्पेशल प्रोडक्ट इन एग्रीकल्चर के नाम से भी पुकार दिया जाता है। मतलब इसमें जो देश हैं वो एग्रीकल्चर के फील्ड में काफी कंसर्न रहते हैं। तो ये डेवलपिंग कंट्रीज का एक कोलेशन है। 2003 में जो कैनकन मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस हुआ था उसके पहले ही G33 को बनाया गया था। आपको याद रहेगा ये 33 है, 2003 के पहले बना था। वैसे तो ये ग्रुप 2003 के पहले बना, लेकिन 2001 में जो दोहा राउंड ऑफ WTO नेगोशिएशंस हुए थे उसमें भी इस ग्रुप में शामिल मेंबर्स ने आपस में कोऑर्डिनेशन दिखाया था। इस ग्रुप को ऑब्वियसली इंडिया डोमिनेट करता है और इंडिया चाहता है कि जो एग्रीकल्चर के सेक्टर में मार्केट को बार बार ओपन करने की बात होती है उस पर अच्छे से सीरियसली बातचीत हो, क्योंकि अगर डेवलपिंग कंट्रीज के एग्रीकल्चर मार्केट को ओपन किया जाएगा तो वहां के किसानों को नुकसान होगा। वर्तमान में इसमें 47 देश हैं जो कि मेंबर हैं। एग्रीकल्चर ऑन एग्रीमेंट ये एक इंटरनेशनल ट्रीटी है WTO की। जब उरुग्वे राउंड स्टार्ट हुए थे गैट के, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ, WTO के बनने से पहले एक एग्रीमेंट वर्क करता था जो ट्रेड को रेगुलेट करता था, वो गैट था। 1945 के बाद से ही ये एग्रीमेंट वर्क कर रहा था, लेकिन इसमें बहुत सारी कमियां थी। इसी के रिजल्टेंट उरुग्वे राउंड में बातचीत शुरू हुई। लगभग काफी लंबी चली है ओवरऑल ये बातचीत। 1994 के अंत तक ये सब कुछ क्लियर हुआ और 1 जनवरी 1995 को WTO एग्जिस्टेंस में आया उरुग्वे राउंड के कंप्लीट होने के बाद। उसी दौरान ये एग्रीमेंट भी एग्जिस्टेंस में आ गया। इसका उद्देश्य ये था कि हम ग्लोबल मार्केट को इंटीग्रेट करें, ट्रेड बैरियर्स को खत्म करें और ट्रांसपोर्ट मार्केट में बढ़िया ओपननेस लेकर आए। देखिए इस एग्रीमेंट में डोमेस्टिक सपोर्ट को काफी फोकस में रखा गया। इस बात का प्रयास किया गया कि कोई भी देश अपने यहां ज्यादा सब्सिडी ना दे जिससे कि ट्रेड डिस्टॉर्ट हो। इसमें एग्रीगेट मेजरमेंट ऑफ सपोर्ट को 20% तक रिड्यूस करने की बात की गई 6 सालों के भीतर डेवलप्ड कंट्रीज के लिए, और 13% कम करना था 10 सालों में डेवलपिंग कंट्रीज को।
यहां पर एक्चुअली में सब्सिडीज को 3 पार्ट्स में कैटेगराइज किया गया, ग्रीन बॉक्स, एम्बर बॉक्स और ब्लू बॉक्स। ग्रीन बॉक्स में इस प्रकार की सब्सिडीज आती हैं जो ट्रेड को डिस्टॉर्ट नहीं करती। जैसे कोई देश अपने यहाँ रिसर्च एंड डेवलपमेंट एग्रीकल्चर के सेक्टर में प्रमोट करना चाहता है, पैसा खर्च करना चाहता है तो करे, वो किसानों की फसलों पे इंश्योरेंस देना चाहता है तो दे, वो इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन के लिए कुछ करना चाहता है, सॉइल की क्वालिटी को मेंटेन रखना चाहता है तो करे, क्योंकि इससे ट्रेड डिस्टॉर्ट नहीं होता। इसलिए इस प्रकार के कामों में दी जाने वाली सब्सिडी बिल्कुल अप्रूव्ड है, इसमें किसी भी प्रकार का कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। अब यहां पर देखिए कुछ ऐसे इंसेंटिव्स आते हैं जो ट्रेड को डिस्टॉर्ट नहीं करते, लेकिन फिर भी उन पर कुछ लिमिटेशंस लगाई जाती हैं। तो ये नॉन ट्रेड ऑब्जेक्टिव से जो सब्सिडी दी जाती है, मतलब आप सब्सिडी दे रहे हैं, किसानों को इससे फायदा तो होगा, लेकिन वो सीधे सीधे ट्रेड को हिट नहीं करता, बल्कि आप उनकी स्थिति को बेहतर करने के लिए इंसेंटिव दे रहे हैं। बट इसमें भी कुछ लिमिट्स लगाई जाती हैं। तो ब्लू बॉक्स में सब्सिडीज अलाउड तो हैं, लेकिन लिमिट लगाई जाती है। एम्बर बॉक्स में जो सब्सिडी दी जाती है वो ट्रेड को डिस्टॉर्ट करती है, इसीलिए इस पर इनफ रिस्ट्रिक्शंस लगाए जाते हैं। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल मूरा द्रवा डेन्यूब बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में है। इसे एमडीडी शॉर्ट में आप कह सकते हो। ये दुनिया का पहला 5 कंट्री बायोस्फीयर रिजर्व बन गया है, जो 5 देशों में फैला हुआ है। इसे अभी हाल ही में डिक्लेयर किया गया है यूनेस्को के द्वारा। ये बायोस्फीयर रिजर्व 700 किलोमीटर में फैला हुआ है, 3 नदियों को कवर करता है, मूरा, द्रवा और डेन्यूब रिवर। ये रिवर्स 5 देशों में गुजरती हैं, ऑस्ट्रिया, स्लोवेनिया, क्रोएशिया, हंगरी और सर्बिया, ये 5 देश हैं। ये लगभग 1 मिलियन हेक्टेयर का एरिया कवर करता है और इसे कई बार अमेजोन ऑफ यूरोप के नाम से भी पुकार दिया जाता है। ये अब सबसे बड़ा रिवरीन प्रोटेक्टेड एरिया बन गया है यूरोप का। ये यूरोप का काफी रिचेस्ट एरिया है बायोडाइवर्सिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। यहां पर आपको फ्लड प्लेन फॉरेस्ट मिलेंगे, सैंड बैंक्स मिलेंगे, रिवर आइलैंड, ऑक्सबो, मिडोज, घास के मैदान, सब मिलेगा। काफी डेंसिटी है यहां पर व्हाइट टेल्ड ईगल के ब्रीडिंग पेयर्स की। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल गुप्ता एरा के टेंपल के बारे में है, जो उत्तर प्रदेश में अनकवर किया गया है। लास्ट वीक आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने डिस्कवर किया एक एंशिएंट टेंपल को, जो गुप्ता एरा का बताया जा रहा है, लगभग 5th सेंचुरी का, यानी कि 1500 साल पहले का। उत्तर प्रदेश के एटा डिस्ट्रिक्ट में ये डिस्कवर किया गया। देखिए बिलसार की ये जो साइट है, इसे 1928 में एएसआई ने प्रोटेक्ट किया था। 2 पिलर्स एक्सकेवेट किए गए, वहां पे कुछ इंस्क्रिप्शंस लिखे हुए मिले हैं, जो आइडेंटिफाई किया गया है कि कुमार गुप्त वन के बारे में है। गुप्ता डायनेस्टी के एक बहुत ही महत्वपूर्ण और शक्तिशाली शासक थे। संखलिपि में इसे लिखा गया है। संखलिपि उस समय काफी प्रचलन में हुआ करती थी 5th सेंचुरी एडी के आसपास। गुप्तास पहले ऐसे थे जिन्होंने स्ट्रक्चरल टेंपल बनाए। ऐसा नहीं कि पहले टेंपल नहीं बनते थे, लेकिन इसके पहले जो टेंपल होते थे वो मेजरली रॉक कट होते थे, यानी कि चट्टानों को काट के बनाए जाते थे। पत्थरों को जोड़कर मंदिर बनाने की प्रथा गुप्ता रूलर्स ने शुरू करी। यहां पर जिस राजा का नाम लिया गया है वो है महेंद्रदित्य। हम जानते हैं कि महेंद्रदित्य कुमार गुप्त वन का ही टाइटल था, तो मतलब ये उनके बारे में है। ये वही थे जिन्होंने अश्वमेध यज्ञ भी करवाया था। अश्वमेध यज्ञ एक सैक्रिफाइस रिचुअल होता है जो वैदिक रिलीजन के श्रौत ट्रेडिशन से जुड़ा हुआ है। इसमें राजा यज्ञ करने के बाद एक घोड़ा छोड़ देता है, जिसे रोकने का मतलब उस राजा से युद्ध करना होता है। ऐसा ही एक हॉर्स का एक स्टैचू मिला था जिसमें सिमिलर इंस्क्रिप्शंस हैं। वो लखनऊ के स्टेट म्यूजियम में रखे गए हैं। ये डिस्कवरी काफी इंपॉर्टेंट है। 2 और स्ट्रक्चरल टेंपल हैं जो गुप्ता एज के हैं, जो हमें अभी तक मिले हैं। एक दशावतार टेंपल है देवगढ़ का और दूसरा भितरगांव टेंपल है कानपुर देहात में है। कुमार गुप्त वन की बात करें तो गुप्ता एम्पायर के बहुत ही महत्वपूर्ण शासक थे। चंद्रगुप्त सेकेंड के बेटे थे और इनकी माता का नाम ध्रुव देवी था। इनको जो भी एम्पायर इनहेरिटेंस में मिला था, उन्होंने लगभग उसे मेंटेन रखा, गुजरात से लेकर बंगाल तक। 5th सेंचुरी में 40 सालों तक इन्होंने शासन किया है। स्कंदगुप्त इनके बेटे और सक्सेसर थे और कहा जाता है कि शक्तिशाली गुप्ता रूलर्स में आखिरी थे। इसके बाद भी और रहे हैं, बट इतने पावरफुल नहीं। कुमार गुप्त वन ने विक्रमादित्य और क्रमादित्य का टाइटल भी एज्यूम किया। देखिए गुप्ता डायनेस्टी से एक प्रश्न यहां पर है और पूछा गया है कि घंटासाला, कदुरा और चौला उस समय किस चीज के लिए जाने जाते थे। सही जवाब यह है कि ये फॉरेन ट्रेड को हैंडल करने वाले पोर्ट्स हुआ करते थे। तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा। यहां पर कुछ स्टेटमेंट है रिवीजन के लिए, पॉज करके अपना सही गलत कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। अब मैं जवाब बता देता हूं। कुमार गुप्त वन एम्परर स्कंदगुप्त के बेटे थे। सीधा सीधा गलत है। कुमार गुप्त वन के बेटे थे स्कंदगुप्त। ये कुमार गुप्त वन स्कंदगुप्त के बेटे नहीं थे, उल्टा लिखा है तो गलत हो गया। ये तो जो कमेटी है ये एनसीसी के लिए है, तो ये भी गलत हो गया। क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया ये सही है और कस्टम नोटिफाइड एयरपोर्ट कुशीनगर एयरपोर्ट है, तो ये भी गलत हो गया। सेशन की पीडीएफ ओनली आज के टेलीग्राम चैनल पे लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आज के सेशन में बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।